उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बातचीत चली रही थी कि इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है और योगी सरकार ने एक एसटीएफ बना दी है। मामला दरअसल धांधली का है कि इसमें धांधली की जा रही है भर्ती के मामले में। वहीं आज और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहायक शिक्षकों के 37,000 से ज़्यादा पदों की जो भर्ती थी उस पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। और आपको बता दें, इस पर प्रियंका गांधी वड्रा ने उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे मामले में राजनीति नहीं कर रही हैं, वो उन छात्रों के साथ हैं जो गिरफ्तारियां दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंग से, साफ सुथरे तरीके से की गई है तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? अगर सरकार कह रही है कि ठीक है, एक सेंटर में इशू आ रहा है तो उस सेंटर के लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है, तो ये बार बार इश्यूज क्यों उठ रहे हैं और लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स इतने परेशान क्यों हैं? इसमें जो नियम है वो बार बार बदलते क्यों रहते हैं? जिन्होंने इम्तिहान दिया उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपकी आवाज उठाऊंगी। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज उठे। हमारे साथ हमारे साथी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, हमारे दर्शकों को अगर आप समझा पाएं कि ये घोटाला है क्या और एसटीएफ जांच की जरूरत पड़ी क्यों? देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो इसी भर्ती के सिलसिले का एक अलग केस है। वो केस ये है कि बहुत सारे लोग कोर्ट गए थे, उनका कहना था कि पिछली बार जो इम्तिहान हुआ था उसका जो कट ऑफ था उसके मुताबिक हमने तैयारी करी थी, वो 40% और 45% था। लेकिन इस बार जब हमने भर्ती के लिए परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद कट ऑफ तय की घोषणा कर दी गई और वो 60% और 65% कर दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे शिक्षा मित्र जो हैं इसमें चुन नहीं पाएंगे। कितने शिक्षा मित्रों का चयन हुआ इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था, तो फिलहाल उसमें कुछ 37,000 कुछ पदों पे उन्होंने अभी भर्ती को होल्ड करने के लिए कहा है। जो एसटीएफ घोटाला है वो ये है कि राहुल नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसने 7.5 लाख रुपया टीचर बनने के लिए दिया था, लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें 7.5 लाख रुपया देने के बाद भी उसका नाम नहीं है। वो हंगामा कर रहा था कि मुझे टीचर क्यों नहीं बनाया, मैंने तो इतनी घूस दी। तो इस हंगामे के ऊपर जांच कराई गई तो पता चला कि प्रयागराज का एक सेंटर जहां टीचर भर्ती का इम्तिहान हो रहा था, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया है, पेपर लीक कराया है लोगों से पैसा लेकर के, कुछ ब्लूटूथ के जरिए लीक कराया गया, फिर कॉपीज चेंज की गई, फिर जमा कराई गई, इस तरह का। तो 11 लोग उसमें गिरफ्तार हो गए हैं। 24 लाख रुपया पकड़ा गया उनके पास से। काफी रकम उन्होंने पानी की टंकी में छुपा के रखी थी, वो बरामद हुआ। कुछ और उनकी लग्जरी कारें वारें और कंप्यूटर वगैरह जब्त किए गए हैं। 12 लोग अभी और नामजद हैं जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। तो ये टीचर भर्ती घोटाले में एक तरफ कट ऑफ का मसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें कहा है कि 37,000 से ज्यादा भर्तियां फिलहाल होल्ड कर दी जाएं, दूसरी तरफ इसमें भर्ती में घोटाले का आ रहा है। तो इस भर्ती के लिए 4 लाख लोगों ने इम्तिहान दिया था, 69,000 पद थे। तो जिन 4 लाख लोगों ने इम्तिहान दिया उनमें से जिन्होंने टॉप किया है धर्मेंद्र पटेल, वो भी इस घोटाले में पकड़ गए हैं और आज उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो इसमें भर्ती कैसे होगी एक बड़ा मसला है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इतने पदों पे फिलहाल ना करें, दूसरी तरफ इसमें तमाम तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। और अब आज जांच जो है, चूंकि बहुत सारे राज्य और बहुत सारे जिलों का ये मसला है, इसलिए इसको एसटीएफ को सौंप दी गई है। बिल्कुल कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। जो शिक्षा मित्र का ये पूरा मसला है, विवाद है, इस पे सवाल अभी बने हुए हैं। बहरहाल आइए आगे बढ़ते, सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से रुख करते। सुप्रीम कोर्ट ने आज मजदूरों वाले मामले में अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा है कि जो तमाम ये श्रमिक मजदूर हैं इनको 15 दिन के अंदर वापस भेजा जाए, इनको रोजगार देने की स्कीम लाई जाए, इनका जो स्किल मैपिंग की जाए, देखा जाए कि रोजगार प्रदान करने के लिए डेटा की जांच हो, प्रवासियों की पहचान के लिए योजना निर्धारित हो, स्किल मैपिंग के साथ ये देखें कि कितने कुशल या अकुशल ये काम कर सकते हैं, उस लिहाज से इनको काम दिया जाए।
मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और बहुत सारे डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश जारी किए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि जो भी प्रवासी मजदूर वापस अपने गृह राज्य में जाना चाहते हैं उनकी पहचान की जाए और उनको वापस भेजा जाए। 15 दिनों का वक्त दिया है, समय सीमा तय की है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ साथ कहा है कि जो लोग वापस पहुंच गए हैं उनको किस तरीके का रोजगार दिया जाएगा, उनकी स्किल मैपिंग और उनके रोजगार के बारे में सोचा जाए। राज्य सरकारें ये तय करें कि किस तरीके का रोजगार उनको दिया जा सकता है और वो तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो कितने मजदूरों को वापस भेजा गया है, वो पहले क्या काम करते थे, लॉकडाउन के बाद वो क्या काम कर सकते हैं, तमाम एक डेटा और रजिस्ट्रेशन तैयार किया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया और कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर जब अपने गृह राज्य के लिए जा रहे थे तो लॉकडाउन तोड़ने के मामले में उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई। वो जो शिकायतें हैं, वो जो मुकदमे हैं, वो तुरंत वापस किए जाएं, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य सरकारें हैं वो कल्याणकारी योजनाएं तैयार करें, किस स्किल मैपिंग के जरिए पता लगाएं किस प्रवासी मजदूर को क्या रोजगार दिया जा सकता है, आगे क्या उसको इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है जिससे उसको राहत मिले। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने कही है और रेलवे को कहा है कि अगर प्रवासी मजदूर वापस जाना चाहते हैं, जो राज्य अगर ट्रेन मांगे तो श्रमिक ट्रेन 24 घंटे के भीतर उनको दे दी जाए। तो इस तरीके से एक पूरा डाटा, पूरा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, एक तरीके से ये संकेत भी दिया है कि इस मामले को वो यहीं छोड़ने वाला नहीं है। पहले उसने देरी की इस मामले में संज्ञान लेने में, लेकिन संज्ञान लेने के बाद अब उसने फैसला दिया है और आगे भी वो इस पूरे केस की मॉनिटरिंग करता रहेगा। तो एक वीडियो देखिए, कलियासोत डैम का है। भोपाल का 2 दोस्त नहा रहे थे और अचानक से एक दोस्त का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। ऐसे निकलने में लग गया तो क्या करेंगे? जा रहा हूँ मैं, तो जाना आगे। ऐसे निकलने में लग गया तो क्या करेंगे? अनुराग द्वारी हमारे शो की हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, वाकई 2 दोस्त नहाने जाते हैं और मगरमच्छ लहूलुहान कर देता है। वो दृश्य शायद नहीं दिखा पा सकते क्योंकि काफी चोट लगी है पैर में इस शख्स को, लेकिन दोस्त ने जान बचा ली, तो बच गए दोनों। बिल्कुल, अमित और गजेंद्र ये दोनों 2 दोस्त हैं। नेहरू नगर का इलाका है, उसके पीछे में कलियासोत डैम के हिस्से में ये नहाने गए थे, वहीं रहते हैं नेहरू नगर में। और इनका कहना है कि कई बार वहां पर नहाने जा चुके हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज शाम को डैम के किनारे ही एक लकड़ी के इसमें इन्होंने एक मोबाइल बांधा जोर से और दोनों नहाकर उस पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी एकाएक मगरमच्छ ने अमित का पैर पकड़ लिया और दोनों जब बाहर निकलने लगे तो अमित का पैर पकड़ के मगरमच्छ खींचने की कोशिश कर रहा था। गजेंद्र ने फौरन उस लकड़ी से मोबाइल को हटाया और जोर जोर से मगरमच्छ को उसने मारना शुरू किया। तब जाकर उसका मुंह खुला और फिर दोनों दोस्त बाहर आए, लेकिन दूसरे के पैर में बहुत ज्यादा जख्म हो गया था, जिसको शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन कई बार ऐसी चेतावनी यहाँ पर कलियासोत के ऊपर के इलाके में बाघ का मूवमेंट भी देखा गया है और उसमें भी लोगों को बार बार ये चेतावनी दी जाती है, बावजूद इसके लोग अपनी जान इस तरह से खतरे में, जोखिम में डालते हैं। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द दुरुस्त हो जाएं। और अब भोपाल के रेलवे स्टेशन से खबर है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण हुआ, अनलॉक 1 की हम स्थिति देख रहे हैं, रोजगार पटरी पर लौटे, ये एक हमारी सबकी कोशिश है, लेकिन काम क्या इनको मिल रहा है, कुलियों को स्टेशन पे क्या काम मिल रहा है, इस पर एक रिपोर्ट। जून से देश भर में स्पेशल ट्रेनें, कुछ नियमित ट्रेनें भी अब चलने लगी। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर कुछ काम मिल जाए, इसी आस से हबीबगंज स्टेशन पर भी कुली पहुंचे, लेकिन यहां उनकी उम्मीदों को झटका लगा। घूमे फिरे, लोगों से पूछा, लेकिन कोई सामान देने को तैयार नहीं। राकेश जी, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं 10 साल होगा सर। कभी ऐसे हालात मिले थे आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं मिले, लेकिन 2009 से 2010 से हम जब से ट्राली एक्सीलेटर चल गई है, जब से हमारा काम खत्म होते हुए जा रही है, तो हम रेल मंत्री से यही हमारी एक मांग है कि जैसे लालू यादव ने हमें 4th क्लास में करा था, उसी प्रकार हम
को कर दे, ताकि हमारा घर गृहस्थी चलती रहे। कोरोना नहीं आया था तब आमतौर पर एक दिन में आप लोग कितना कमा लेते थे? आमतौर पर 200-300 रुपये कमा लेते थे। हाँ, और अभी तो कुछ नहीं मिल रही। जब से ट्रेनें चली हैं तब से औसत एक दिन में कितनी कमाई हो जा रही है? औसत में 50-100 रुपये मुश्किल से बस। कभी कभी तो बेगर बोनी के जा रहे हैं सर। कभी तो सर मान लो कभी कभी तो खाली हाथ भी जाना पड़ता है हमें। कभी एक 50 भी मिल गए तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। कुली को रेलवे कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला। वो सामान ढोने वाले मजदूर हैं जिन्हें इस काम के लिए लाइसेंस दिया जाता है। रेलवे की तरफ से इन कुलियों को साल भर के लिए 2 वर्दी का जोड़ा दिया जाता है। साल भर में 2 महीने का पास दिया जाता है। कोरोना काल में काम नहीं है, ऊपर से बीमारी का डर, ऐसे में वो सरकार से सहायता चाहते हैं। अभी तो लगेज तो वैसे कम ही आ रहा है, पैसेंजर से नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रेनें भी नहीं चल रही और रेलवे पे कोई सहायता भी नहीं मिल रही है। तो सरकार से तो यही मांग है कि कोई आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जो दैनिक वेतन, जो मजदूरी होती है, न्यूनतम मजदूरी, वो तो मिलनी चाहिए। वैसे सरकार ने कुछ और किया हो या नहीं, कुलियों का नाम बदलकर सहायक कर दिया। 165 साल से ज्यादा के रेलवे और कुलियों के इतिहास में इतना क्या काफी है सरकार? ट्रेन की सीटी पर डिब्बों की तरफ भागने वाले कुली इन दिनों ट्रेन से दूर ही हैं। रोज आते हैं, इन पटरियों को निहारते हैं, ट्रेन को देखते हैं और घर चले जाते हैं। कोरोना के दौर में अपना पेट तक नहीं भर पा रहे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।